तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवम चतुर्वेदी ऑफिशियल। और जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स कि हम लोग जो है क्लास 10th हिस्ट्री की जो बुक है उसका लेसन 1 अभी कवर कर रहे हैं। और इसमें काफ़ी पार्ट्स जो है हमने लेसन 1 का है उसको 4 वीडियोस के तहत हमने कवर कर लिया है। और फ्रेंड्स आज ये हमारा 5वां वीडियो है एंड आई होप कि ये हमारा लेसन 1 का जो है लास्ट वीडियो होगा। और इस लेसन के फ्रेंड्स हमने जो भी इम्पोर्टेंट पोर्शंस थे, जो भी डेट्स हैं, जो भी घटनाएं थी, सभी को एकदम अच्छे से कवर किया है। मैंने सबका मैप दिखाया आपको, ब्रिटेन का आइलैंड्स उसका ग्रेट ब्रिटेन का मैप मैंने आपको दिखाया, यूरोप का दिखाया, ठीक है, जर्मनी का दिखाया, इटली का दिखाया, फ्रांस, बेल्जियम, सबका मैंने आपको जो है मैप के थ्रू मैंने आपको सारी चीज़ें जो है उसको दिखाई हैं। और मैंने प्रयास किया है कि सारी चीज़ें आपको जो है बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। तो फ्रेंड्स आगे आज हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। और इसके बाद हम जो है अगला जो हमारा लेसन है उसको हम जो है स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों से यही हमें रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और शेयर भी करिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है बेनिफिट हो और हमें भी मोटिवेशन मिले, ताकि हम नए नए लेसन्स, नए नए लेक्चर्स को अपने इस शिवम चतुर्वेदी ऑफिशियल चैनल पर लेकर के जो है आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का फ्रेंड्स हमारा जो टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन, यानी किसी राष्ट्र को विजुअलाइज करना, उसे एक छवि प्रदान करना, किसी राष्ट्र को जो है एक छवि प्रदान करना। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है फ्रेंड्स, चलिए हम क्लास जो है इसको स्टार्ट करते हैं। Artists in the 18th and 19th century found a way out by personifying a nation। ठीक है, तो कह रहे हैं कि 18th और 19th सेंचुरी के आसपास जो आर्टिस्ट वगैरह थे उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट किया, राष्ट्र को एक पर्सोनीफाई यानी ह्यूमन आकार देना स्टार्ट किया। राष्ट्र को जो है उन्होंने राष्ट्र का मानवीकरण करना स्टार्ट किया। दे रिप्रेजेंटेड अ कंट्री एज इफ इट वेयर अ पर्सन। कह रहे हैं कि कलाकारों ने जो है 18वीं और 19वीं शताब्दी में किसी भी राष्ट्र को, किसी भी देश को ऐसे प्रेजेंट करना स्टार्ट किया मानो जैसे वो क्या हो, एक व्यक्ति हो, एक पर्सन हो। नेशंस वेयर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर्स। कह रहे हैं कि उस टाइम पर राष्ट्र को, देश को जो है एक महिला का स्वरूप दिया जाता था, फीमेल फिगर दिया जाता था। द फीमेल फॉर्म दैट वॉज चूजन टू पर्सोनीफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वुमेन इन रियल लाइफ। कह रहे हैं और जिस महिला का स्वरूप उस राष्ट्र को दिया जाता था, ऐसा नहीं है कि उस प्रकार की महिला उस देश में पाई जाती थी। ठीक है, तो उस स्वरूप का उस देश की किसी महिला से फेस वगैरह मिलता नहीं था। कहने का मतलब ये है, रादर इट शॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंक्रीट फॉर्म। मतलब एक किसी अजनबी महिला का चेहरा जो है उस फीमेल फिगर को दिया जाता था, किसी भी महिला से उस राष्ट्र को जो स्वरूप दिया जाता था उससे मैच नहीं करता था। देयरफॉर द फीमेल फिगर बिकेम एन एलिगरी ऑफ द नेशन। ठीक है, यानी कह रहे हैं कि महिला का जो स्वरूप है वो क्या बन गया, एलिगरी का मतलब होता है रूपक, समान। तो किसी भी राष्ट्र को जो स्वरूप दिया जाने लगा वो क्या दिया जाने लगा, महिला का स्वरूप जो है वो दिया जाने लगा। तो ऐसा इन्होंने फ्रांस और जर्मनी में किया। तो कह रहे हैं कि इन फ्रांस शी वॉज क्रिस्टिन मारियान। ठीक है, तो फ्रांस में जिस महिला को फ्रांस को एक महिला का स्वरूप दिया गया, मतलब फ्रांस देश को एक महिला के रूप में प्रेजेंट किया गया और उसका नाम दिया गया मारियान। अ पॉपुलर क्रिश्चियन नेम, जो कि एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है मारियान, विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ अ पीपल्स नेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई लोगों का देश, पीपल्स नेशन। ठीक है, जन देश, लोगों का देश। ऐसा ही किया गया जर्मनी में। वहाँ पर जर्मेनिया बिकेम द एलिगरी ऑफ द जर्मन नेशन। और जर्मनी को एक महिला का स्वरूप प्रदान किया गया और उस महिला का क्या नाम दिया गया, जर्मेनिया। तो फ्रांस में मारियान और जर्मनी में क्या दिया गया नाम, जर्मेनिया। ठीक है, तो ये दोनों फैक्ट आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मारियान जो था वो फ्रांस का नाम था और जर्मेनिया जो था वो जर्मन का था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये फ्रेंड्स आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप लोग थोड़ा सा याद करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं और उन सिंबल्स का क्या मतलब होता था वो यहाँ पर आपको बताया गया है, जिसको आप जो है याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ब्रोकन
चैन का मतलब टूटी हुई जंजीरें, उसका मतलब क्या था, बीइंग फ्रीड, यानी लोग जो है वो स्वतंत्र हो गए हैं। तो टूटी हुई बेड़ियाँ, टूटी हुई जंजीरें, उसका मतलब क्या होता था कि लोग जो है वो स्वतंत्र हो गए हैं। यहाँ पे एगल का देखो दिया गया है, ब्रेस्ट प्लेट विथ एगल, इसका मतलब होता था स्ट्रेंथ, मजबूती। क्राउन ऑफ ओक लीव्स, यानी जो मुकुट उनको दिया गया था ओक की पत्तियों का, बलूत की पत्तियों का मुकुट बनाया गया था ना, उसको क्या, हीरोइज्म, यानी एक नायक का स्वरूप, इसका मतलब होता है। शॉर्ड मतलब तलवार का क्या मतलब था, रेडीनेस टू फाइट, मतलब हमेशा लड़ने के लिए तैयार। तो इधर ये आपके सिंबल्स हैं और इन सिंबल्स का क्या मतलब था उस दौरान वो यहाँ पे आपको बताया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जो है देख लेंगे, ठीक है। ऐसे ही ब्लैक, रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर एक तिरंगा झंडा था, इसका मतलब क्या था, फ्लैग ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट इन 1848, ठीक है। तो रेज ऑफ द राइजिंग सन, यानी सन जो है वो निकल रहा है और उसकी किरणें चारों तरफ फैली हुई हैं। तो इस सिंबल का क्या मतलब होता था, बिगिनिंग ऑफ अ न्यू एरा, यानी एक नए युग का आरंभ। तो ये कुछ सिंबल्स हैं और ये उनकी एग्जाम्पल्स हैं, ये आप लोग देख लेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको मैच द फॉलोइंग करके आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस लेसन का फ्रेंड्स हमारा ये लास्ट और इम्पोर्टेंट टॉपिक है बाल्कन्स। यहाँ पर आपको बाल्कन के बारे में जो है बताया गया है, ठीक है। बाल्कन्स, चलिए। तो फ्रेंड्स कह रहे हैं बाल्कन्स द नेशनलिस्ट टेंशन, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है बाल्कन के एरिया में जो टेंशन है उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज द बाल्कन्स। करें 1871 के बाद यूरोप के क्षेत्र में जो टेंशन उभर करके सामने आया वो कहाँ देखने को मिला, बाल्कन के क्षेत्र में, बाल्कन के एरिया में, ठीक है। ये कुछ देशों का ग्रुप है जिनको बाल्कन कहा जाता था, वो यहाँ पे आपको बताया गया है। इट वॉज ए रीजन, यानी यह एक क्षेत्र था, ऑफ जियोग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग मॉडर्न डे, यानी आज का जो आपका क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो, ठीक है। तो ये सब क्या हैं, आपके देश के नाम हैं जो बाल्कन्स के तहत आते हैं। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मोंटेनिग्रो, हुज इन्हेबिटेंट्स वेयर नोन एज द स्लेव्स। और यहाँ पर जो लोग रहते थे उनको क्या कहा जाता था, दास कहा जाता था, स्लेव कहा जाता था। द स्प्रेड ऑफ द आइडियाज ऑफ रोमांटिक नेशनलिज्म इन द बाल्कन्स टुगेदर विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ऑटोमन अम्पायर मेड दिस रीजन वेरी एक्सप्लोसिव। कह रहे हैं जब ऑटोमन अम्पायर जो था, जब उसके अंडर से बहुत सारे साम्राज्य निकलने लगे तो जो बाल्कन देश भी ऑटोमन अम्पायर के तहत दास था। तो इनके मन में भी आया कि भाई हमें भी जो है अपने आप को स्वतंत्र करना है ऑटोमन अम्पायर से, ठीक है। तो क्या हुआ, द बाल्कन्स पीपल्स बेस्ड देयर क्लेम्स फॉर इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट्स ऑन नेशनैलिटी, राष्ट्रीयता के आधार पर, अपने अपने देश के राष्ट्रीयता के आधार पर ये लोग भी क्या करना स्टार्ट कर दिए, अपने आप को स्वतंत्र क्लेम करना स्टार्ट कर दिए कि भाई हम भी स्वतंत्र हैं, हमारा भी एक राष्ट्र है, अब हम ऑटोमन अम्पायर के अंडर में दास जैसा जीवन व्यतीत नहीं करेंगे। एंड यूज्ड हिस्ट्री टू प्रूव दैट, और इन लोगों ने अपने इतिहास को सबूत के तौर पे जो है उसको प्रेजेंट किया, क्या कि दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट। कह रहे हैं कि भाई देखिए हमारा इतिहास उठा करके आप देख लो, हम आदिकाल से ऑटोमन अम्पायर के दास नहीं हैं, हमको इन लोगों ने बाद में अपना दास बनाया है, ठीक है। तो क्या कहा कि दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट बट हैड सब्सिक्वेंटली बीन सब्जुगेटेड बाय फॉरेन पावर्स। कह रहे हैं कि धीरे धीरे हमको जो है फॉरेन पावर्स के द्वारा सब्जुगेट कर लिया गया था, दास बना लिया गया था, हम आदिकाल से ही इनके दास नहीं थे, हम पहले स्वतंत्र देश हुआ करते थे, ठीक है।
Hence, the rebellious nationalities in the Balkans thought of their struggles as attempt to win back their long lost independence. कह रहे हैं कि इनके द्वारा जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष लड़ा गया उसको इन लोगों ने कैसे देखा कि हम लोग जो है अपनी प्राचीन स्वतंत्रता की तरफ वापस जा रहे हैं। तो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई को इन लोगों ने इस प्रकार से देखा कि हम जो है अपनी स्वतंत्रता को वापस प्राप्त करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बाल्कन्स ये सारे देश के नाम आप जो है याद रखेंगे। किसके अंडर में थे ये? ऑटोमन एम्पायर के अंडर में। और यहाँ के लोगों को क्या कहा जाता था? स्लेव्स कहा जाता था, दास कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द बाल्कन्स स्टेट्स वेयर फायरसली जेलस ऑफ ईच अदर। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बाल्कन स्टेट्स थे, रोमानिया, बुल्गारिया, ये सब जो देश थे ये एक दूसरे से ही बहुत जलते थे। ठीक है, जेलस ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन मोर टेरिटरी एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स। और हर कोई अपने एरिया को दूसरे के एरिया के ऊपर थोपना चाहता था। हर कोई चाहता था कि मैं अगले की टेरिटरी को जो है वो हड़प लूँ और अपना जो है डोमिनेंस इस्टेब्लिश कर लूँ। ये यहाँ पर प्रॉब्लम थी बाल्कन्स में। मैटर्स वेयर फर्दर कॉम्प्लिकेटेड। कह रहे हैं कि जो मैटर है, जो मामला है, आगे और कॉम्प्लिकेटेड हो गया बिकॉज द बाल्कन्स आल्सो बिकेम द सीन ऑफ बिग पावर राइवलरी। कह रहे हैं कि जो बिग पावर थे ना, जो बड़े बड़े देश थे, वो भी यहाँ पर आकर के कोई रोमानिया की तरफ हो गया तो कोई बुल्गारिया की तरफ हो गया। इस तरीके से इन बाल्कन्स को बड़े बड़े देशों का जब सहयोग मिलना स्टार्ट हो गया तो कह रहे हैं कि जो कंडीशन था, जो सिचुएशन था, वो और ज़्यादा क्या हो गया? कॉम्प्लिकेटेड हो गया। तो कह रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर्स। कह रहे हैं जब बाल्कन्स में ये सिचुएशन ओरिजिन हुआ था उस टाइम पर यूरोप के जो बड़े बड़े देश हैं उनका आपस में क्या था? बहुत ज़्यादा प्रतिद्वंदिता चल रही थी। किसको लेकर के? ओवर ट्रेड, व्यापार में मुनाफे को लेकर के, एंड कॉलोनीज, कौन ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपना गुलाम बना ले, इसको लेकर के यूरोपियन पावर्स आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे। एज वेल एज नेवल एंड मिलिट्री माइट, कि हम अपनी नेवी को अच्छा कर लें, अपनी आर्मी को अच्छा कर लें। इन सारे मुद्दों पर जो यूरोपियन पावर है वो एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे। ठीक है, दीज राइवलरीज वेयर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन प्रॉब्लम अनफोल्डेड। कह रहे कि दीज राइवलरीज वेयर वेरी एविडेंट इन द वे द बाल्कन्स प्रॉब्लम अनफोल्डेड। कह रहे हैं कि जब बाल्कन का जो समस्या है, जो बाल्कन की समस्या है, जब वो मतलब सामने आकर के आती है तो क्या हो गया था? ये जो बिग राइवलरी है इनको एक मौका मिल गया था अपने जो है उद्देश्य को प्राप्त करने का। ईच पावर, यानी अब यहाँ पे आपको यूरोपियन पावर्स को बता रहे हैं कौन कौन सी बिग पावर्स थी वहाँ पर बाल्कन्स में जो लड़ रही थी। ईच पावर, रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी, ये सारे आपके जो यूरोपियन पावर्स हैं ना, जिनको बिग पावर बोला गया, ये सभी देश हैं। रसिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी वॉज कीन ऑन काउंटरिंग द होल्ड ऑफ अदर पावर्स ओवर द बाल्कन्स। यानी हर कोई बाल्कन देश में, ये इंग्लैंड, जैसे जर्मनी एग्जाम्पल के तौर पे जर्मनी जो है चाहता था कि मैं इंग्लैंड को हटा दूं, इंग्लैंड चाहता था कि मैं रसिया को हटा दूं। तो ऐसे हर कोई एक दूसरे को हटा करके अपने डोमिनेंस को वहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहता था। ठीक है, एंड एक्सटेंडिंग इट्स ओन कंट्रोल ओवर द एरिया। दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ वॉर्स इन द रीजन। कह रहे हैं इससे क्या हुआ कि भाई इस बाल्कन रीजन में पूरा एक वॉर का सीरीज स्टार्ट हो गया, पूरी एक श्रृंखला तैयार हो गई युद्ध की। एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, फाइनली जो है क्या हुआ, वो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। और हम जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है वो कब से कब तक हुआ था? 1914 से लेकर के 1918, 1914 से लेकर के 1918 तक हमारा जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है वो हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहीं तक था आपका जो लेसन 1 है। फाइनली आज हमारा पार्ट 5 में हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है और मैं आशा करता हूं कि आप लोग जो है बढ़िया से पूरी सीरीज़ को देखेंगे, अपने लेसन को रिवाइज करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिएगा। और एग्ज़ाम से पहले आप ये सारे वीडियोज़ को, जितने भी ये 5 वीडियोज़ हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, इनको एक बार आप ज़रूर देख के जाइएगा। इसमें से श्योर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर भी मिलेंगे। ठीक है, तो इन सारे
लेक्चर्स को आप लोग प्लीज़ देख करके जाइएगा, रिवाइज़ करके जाइएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर इसमें से फंसेंगे और आप आसानी से उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो उसको दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को जो है यहीं पर एंड करते हैं। एंड आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। थैंक यू सो मच।